नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के डे 30 में। 26 जुलाई आज की तारीख है। एक बार डे 30 अभी हो चुका था, वॉइस प्रॉब्लम आई, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको और फिर से आपको ये मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं इन प्रश्नों को। आज का जो टॉपिक है प्रमुख भारतीय विद्रोहों पर ये प्रश्न है। लेंदी प्रश्न है, हर एक प्रश्न में 3-3 4-4 प्रश्न आपके तैयार होंगे और 20 प्रश्न के माध्यम से 50-60 प्रश्न ये तैयार हो जाएंगे और कम से कम 10 प्रश्न आपके जो करंट के हम डिस्कस करेंगे तो वो टोटल मिला के आपके 60-70 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। राम सिंह कुका ने नामधारी आंदोलन चलाया था और रामधारी आंदोलन ने मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया। दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आंदोलन आप पढ़िए उनका क्षेत्र कहाँ पर हुए और किस सन में हुए उनको ध्यान रखिए। कुका आंदोलन जैसे पंजाब में हुआ था, ऐसे ही कुकी आंदोलन है। कुकी आंदोलन बताइएगा कहाँ हुआ था। सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वास थे उनको दूर करने के लिए ये एक आंदोलन था और बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। अगला जो प्रश्न है, नागा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जहां पर भी ये देखो सी विकल्प दिया है कि उपयुक्त दोनों, विचार जरूर कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि यही उत्तर हो, लेकिन यह भी उत्तर हो सकता है। तो अगर आप जल्दबाजी में करेंगे और एक नाम आपने देखा और उत्तर टिक कर दिया तो आपका वो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये भी हो सकता है। तो इसका सी ही सही उत्तर है, क्योंकि ये रोंगमई जदोनांग और गौडिल्यू ये दोनों लोगों ने इसमें नेतृत्व किया था। मणिपुर विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जब जदोनांग को फांसी दे दी गई थी तो ये 17 वर्षीय नागा युवती थी, उस समय बिल्कुल युवा थी। तो इन्होंने, गौडिल्यू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और बाद में 32 में गौडिल्यू को गिरफ्तार किया गया। जब भारत आजाद हुआ तब इनको छोड़ा गया। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ। और दूसरा है कि ये धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक विद्रोह था। पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक नहीं था, सामाजिक विद्रोह था। जैसे इसमें सूदखोरी, वन कानून है ना, साहूकार, बेगारी, ये सब जो घटनाएं थी इनके विरुद्ध इसको चलाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। रंपा विद्रोह 1822-24 के बीच में ये अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ये हुआ था। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर आदिम जनजाति रामोशी ने कई बार विद्रोह किए। तो रामोशी कहाँ की जनजाति थी, कहाँ इनका निवास स्थल था। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है वहां पे इनका निवास स्थल था। और इस संघर्ष का नेतृत्व चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने किया था, है ना। और एक इसमें उमा जी भी ये शामिल थे। अलग अलग फेज में इन लोगों ने नेतृत्व किया है। 1822, 1825-26 और 1839-41 ये 3 बार ये विद्रोह हुए हैं। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो खासी विद्रोह जो है इसका नेतृत्व किया था किसने, इसका नेतृत्व करने वाले थे तीरथ सिंह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह 1827 से 33 के बीच जो चला उसका नेतृत्व किया। और ये वहां पर क्या था, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो असम और सिलेट के बीच में एक मार्ग स्थापित किया गया था, सड़क मार्ग बनाने की योजना बनाई गई। तो इसका यहाँ के आदिवासी लोगों ने विद्रोह किया। तो मुखिया थे खासियों के तीरथ सिंह, तो उन्होंने आवाज उठाई, फिर बाद में इसको दबा दिया गया। चुआर विद्रोह हुआ था, चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था, थोड़ा सा कठिन है प्रश्न। तो 1768 में हुआ था, ये तो इसमें दिया हुआ है। तो एक तो आधा तो प्रश्न जो पूछा गया है ये तो वैसे खत्म हो गया। अब केवल यही जानना है कि हुआ कहाँ था। तो चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था 1768 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1768 में कहाँ पर चुआर रिवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला, आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में खूंट कुट्टी क्या है। व्हाट इज खूंट कुट्टी। तो जो खूंट कुट्टी है ये वास्तव में क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंडा विद्रोह का नाम आपने सुना है ना। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र जो है झारखंड में, तो वहां पर ये विद्रोह हुआ था। पारंपरिक भूमि व्यवस्था हुआ करती थी, खूंट कुट्टी, सामूहिक खेती ये होती थी।
तो इसका जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में जब परिवर्तन हुआ तब उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसीलिए खुटकुटी पूछी जा रही है। मुंडा विद्रोह 1899 1900 में हुआ था और ये बिरसा मुंडा ने इसको फिर धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया था, क्योंकि धार्मिक रूप से जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें सपोर्ट मिलना आसान हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता है? मुंडा, सन्यासी, वहाबी, कौन सा? तो ये मुंडा विद्रोह ही था, इसको महान हलचल के नाम से जाना जाता है। और ये वही खोटकुट्टी वाली जो कहानी मैंने आपको बताई, उसी कारण से। कहानी क्या, ये फैक्ट है। कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था। इस आंदोलन का नेता बुद्धा भगत थे। तो बुद्धो भगत थे, ये क्या सही है? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कोल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर पठार था और ये नेता थे इसके बुद्धो भगत। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है। और जैसे वहाँ के ये हुआ क्या था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विद्रोह के पनपने का मुख्य जो कारण था वो जमींदार और ठेकेदार वहाँ के थे, है ना। अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था लाई गई, तो वहाँ के जो राजा थे और स्थानीय जो आदिवासी थे, तो राजा के द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देकर दिकू या बाहरी लोग को उच्च लगान पर भूमि देने की बात, दिकू शब्द होता है बाहरी लोगों के लिए। तो उसमें जब हुआ तो वहाँ से जो लोग थे आदिवासी, वो क्योंकि भूमि से वंचित हुए, तो उन लोगों ने मुंडा, ओराव और महाली आदि जनजातियां जो थी, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते थे। और फिर लूटमार और तबाही इसके विरोध के प्रमुख ढंग थे। और फिर ये क्षेत्र था सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, यहाँ पर ये विद्रोह होता रहा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, तो खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे और खोंड जनजाति का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। नरबली प्रथा पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, इस कारण से हुआ था। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा एक असत्य है, कौन सा एक असत्य है। तो खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा से लेकर बंगाल तक, ये सब सही है। बस यहाँ पर खोंड जनजाति का विद्रोह मुख्यतः जमींदारों के विरुद्ध था। ये जो है गलत है, क्योंकि ये जमींदारों के विरुद्ध नहीं था। खोंड जनजाति का जो विद्रोह था ये ब्रिटिश सरकार के विद्रोह था, विरुद्ध था, उसके उनके विरुद्ध हुआ था, है ना। और ये जो है खोंड लोगों ने विद्रोह का जो कारण था, क्यों विद्रोह किया था, तो नए कर थे, भय थे, है ना। और जो कर लगाने का जो भय था, उनके क्षेत्रों में जमींदार साहूकारों का जो प्रवेश हुआ, और उसमें एक कारण ये भी था, मोरिया उसको कहते थे, प्रचलित नरबली प्रथा। ठीक है ना। तो इस तारीख से, इस कारण से ये चीजें जो वहां पे घटी, तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। चक्र बिसोई फिर लापता हुए, और जब चक्र बिसोई 1855 में लापता हो गए, तो इसके बाद राधा कृष्ण दंडसेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ था इसके बाद में। तो ये इन सबका कभी कभी कनेक्ट करके, है ना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह कहां पर हुआ था? कित्तूर चेन्नम्मा, तो कर्नाटक, असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये कहां पर हुआ था? तो कित्तूर जो स्थान है, कित्तूर जो स्थान है वो कहां पर है? कित्तूर स्थान आप देखेंगे तो ये कर्नाटक में स्थान है। और कित्तूर में हुआ ये था कि वहां पर ये कित्तूर नामक स्थान पे स्थानीय शासक वहां के होते हुआ करते थे। मल्ला सरजा नाम था उनका। तो मल्ला सरजा जो थे, मल्ला सरजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके उत्तराधिकार को मान्यता नहीं दी। तो वहां पर जो उनकी दिवंगत राजा की पत्नी थी, विधवा जो थी, चेन्नम्मा, उन्होंने इसी आधार पर विद्रोह कर दिया था। बाद में अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। फिर एक बार 1829 में रानी चेन्नम्मा ने गवर्नर रयन्ना के नेतृत्व में फिर से विद्रोह कर दिया, फिर से दबा दिया गया, ऐसे चला। गडकरी विद्रोह का क्षेत्र क्या था? गडकरी जो विद्रोह हुआ, इसका क्षेत्र क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो ये बताइए, बिहार था, केरल था, महाराष्ट्र था? गडकरी, नितिन गडकरी जी कहाँ से हैं? अगर ये आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नितिन गडकरी जी जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। तो ये गडकरी विद्रोह का क्षेत्र भी महाराष्ट्र ही था। ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन को करा करिए। ठीक है ना। कई बार हमको चीजें याद नहीं होती है, लेकिन टाइटल, अब गडकरी लोग जो मराठे होते थे, मराठों के यहाँ वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे। दाजी कृष्ण पंडित ने जब विद्रोह हुआ तो इसका नेतृत्व किया था।
समनगढ़ बूदरगढ़ के किलों को जीता भी था इसमें। फिर गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए काफी संघर्ष सरकार को करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल सियान साहब और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई, ठीक है ना। और कूका आंदोलनकारी हाथ से बने वस्त्र पहनते थे, ये दो चीजें हैं। तो कूका आंदोलन जो था वो शुरुआत तो सियान साहब और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, जो कूका लोग थे, आंदोलनकारी जो थे, एजिटेटर्स थे, तो वो क्या हैंडमेड गारमेंट पहनते थे, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ठीक में पहुंच गया प्रश्न। तो दोनों के दोनों ये बातें सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अंधविश्वास बुराइयां जो सिख धर्म में प्रचलित थी, तो उनको दूर करना इसका उद्देश्य था। बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ, प्रारंभिक तौर पर वैसे ही शुरू किया गया था। तो ये जब भगत जवाहरमल और उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था, तो बालक सिंह की जब मृत्यु हो गई तो राम सिंह कूका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ था, ठीक है। और ये एक ऐसा राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ये किया गया था। तो ये देखिए, इन विद्रोहों का ऐसा नहीं कि तुरंत भारत आजाद हो गया, लेकिन दूरदर्शी इसका परिणाम बहुत बड़ा था। अगला जो प्रश्न है, फराजी विद्रोह का सूत्रपात सैयदुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया। फराजी या फराजी दोनों मिलता है, इसको जब आप स्पेल करेंगे तो ये दोनों मिलता है, फराजी भी और फरेजी भी, तो इसमें कोई घबराना नहीं है। और फराजी विद्रोही राजनैतिक सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक परिवर्तन के विरोधी थे, विरोधी नहीं थे, ये समर्थक थे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये विरोधी नहीं थे, ये समर्थक थे, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो फराजी विद्रोह का सूत्रपात किसने किया, ये ध्यान रखिए। और 1838 से 57 तक चला। और फिर बहावी आंदोलन में इसके जो अनुयायी थे वो शामिल हो गए थे, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, अहोम विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, है ना। व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज द अहोम रिवॉल्यूशन, किसके। तो 1828-35 ये दो डेट दी हैं। पहले तो आप डेट डिसाइड करिए, तो 1828 था। और नाम देखिए, ये गोमधर कुंवर, तो ये सही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1828 गोमधर कुंवर, असम का ये क्षेत्र था। और वर्मा युद्ध के बाद में जब उत्तरी असम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो अहोम वंश के जो अधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे, उसका विद्रोह करने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम छोड़कर चले जाने को ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया, लेकिन वो ऐसे क्यों मानेंगे। तो गोमधर कुंवर जो थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। और 1828 से 1830 तक कंपनी के विरुद्ध ये चला, और फिर सफल नहीं हो पाया। सफल कहाँ होना था, क्योंकि अंग्रेज मजबूत हो गए थे। अगला जो प्रश्न है, पाइक विद्रोह के संबंध में ये बातें कही गई, लेकिन इसमें से बताना है असत्य कौन सा है। पाइक विद्रोह केरल की पाइक जनजाति द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, बक्सी जंग बंधु विद्याधर ने नेतृत्व, कर मुक्त भूमि के आवंटन के कारण यह विद्रोह प्रारंभ, और 1825 तक इसका पूर्णतः दमन। तो बाकी बातें सही है, यहाँ पर ये सही कर लीजिए, केरल नहीं, ये उड़ीसा की जनजाति थी, उड़ीसा की पाइक जनजाति, तो उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। बाकी सारी बातें यहाँ पर सही दी है। फकीर विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ फकीर मुसलमानों के गुट द्वारा किया गया था। सही नहीं पूछा जा रहा है, पहला सही है। मजमून शाह इसके नेता थे, ये भी सही है। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इसका विरोध किया, विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था, इसको अपोज नहीं किया था, सपोर्ट किया था। तो गलत पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य है ना, कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 हो जाएगा, ओनली 3, ठीक है। डेली 30 का भविष्य क्या होगा। आज कई लोगों ने फोन किया, मैसेज भी किया, बड़ा ऊहापोह की स्थिति में आप लोग हमें डाल देते हैं। और ऐसी स्थिति में अब मैं करूं क्या। आप लोगों को बहुत प्यार करता हूं, बहुत सम्मान भी करता हूं आपकी भावनाओं का, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना है, नहीं करना है, ये मैं सोच नहीं पाता हूँ। कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं है कोई काम बंद हो, लेकिन वो मजबूरियां हो जाती है। टीम वर्क बड़ी कठिन चीज होती है। चलिए, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। आप आज कई लोगों ने फ़ोन किया, आज लगभग मेरे पास 3-4 फ़ोन आए, और मैसेज तो आते ही रहते हैं रोज़। सर बंद कर देंगे, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, सर मैं हाउसवाइफ हूँ, सर मैं ऐसे पढ़ती हूँ, सर मैं, अधिकतर लड़कियाँ हैं जो मुझे फ़ोन करती हैं इसके लिए, सीरियसली मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास स्रोत कम है। और जो लोग बाहर हैं उनके पास बहुत सारे स्रोत हैं, जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बेसिकली मैंने उन्हीं के लिए शुरू ही किया था। तो मजबूर हूँ मैं भी सोचने के लिए।
तो सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र था ढाका, रंगपुर, मैमनपुर, कहाँ था? तो सन्यासी विद्रोह आप पढ़ेंगे तो ये पूरे क्षेत्र थे इसके। उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और बंगाल में ये हुआ था। कभी-कभी ये स्रोत मिलता है 1770 से 1820 के बीच में चला, कहीं-कहीं 1763 से 1800 भी मिलता है। मंजू शाह और देवी चौधरानी इसके नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसका कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको दबाया था। अगला प्रश्न भी इसी पे है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता देवी चौधरानी भी इसमें शामिल थी, सही है। और आनंद मठ का कथानक ये भी सही है। और श्री रॉबर्ट क्लाइव तो ये गलत है, यहाँ पे पूछा जा रहा है सही कौन सा है, तो 1 और 2 हो जाएगा क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने इसको दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत की आजादी की लड़ाई के क्रम में जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था? ये जनजातीय विद्रोह क्यों होते थे? बार बार जनजातियां क्यों विद्रोह करती थी? तो जनजातियां जो विद्रोह करती थी उसका मूल कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो जनजातियों के पास मुख्य रूप से क्या था? उनके पास ट्रेडिशनली उनके पास जो राइट्स थे वो फॉरेस्ट राइट्स थे, है ना, उनके पास वन अधिकार थे। और उनपे जब कोई कब्जा करता था, उनका जब हनन होता था, परंपरागत अधिकारों का हनन, तो वहां पर समस्या होती थी। तो वन पर परंपरागत अधिकारों का जो हनन होता था, इस कारण से ये जो है जनजातीय विद्रोह होते थे। ये बेसिकली उसका कारण था। बाकी सम्मिलित कारण तो हुआ ही करते थे। चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं। 2019 में डब्ल्यूटीओ के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 2019 तक की एक जो रिपोर्ट आई है, इसमें यह माना गया है कि 3.1% हिस्सेदारी पूरे विश्व में भारत की कृषि उत्पाद निर्यात में, मतलब टोटल जो विश्व का है, तो भारत की हिस्सेदारी जो है वो 3.1% है पूरे विश्व का। और भारत का इसमें 9वां स्थान है, टॉप पे अमेरिका है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो पहले 9वें स्थान पर ये न्यूजीलैंड हुआ करता था, 3.1% की ये हिस्सेदारी। और इसमें मुख्य रूप से चावल, सोयाबीन, कपास और मांस ये निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। आर्मेक्स 21 क्या है? तो आर्मेक्स 21 मार्च में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, मुझे बिल्कुल सही से याद है करंट अफेयर में। और आर्मेक्स 21 जो है ये एक स्कीइंग अभियान है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हिमालयी क्षेत्रों में इसको चलाया गया और वहां पर ये 10 मार्च को शुरू किया गया और 6 जुलाई को ये उत्तराखंड में समाप्त किया गया। लद्दाख में शुरू किया गया था, कराकोरम दर्रे पर, है ना, वहां से इसको रवाना किया गया था। तो ये भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। किस भारतीय को हाल ही में अलेक्जेंडर डैम्पेरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतीय को दिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विनय वधवार, है ना, उनको दिया गया हाइड्रोग्राफी से इनका रिलेशन है ना। और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में जो इन्होंने अपना योगदान दिया है, जो वर्क है उनका, इस कारण से ये दिया गया है। ठीक है, और वाइस एडमिरल विनय वधवार के लिए 2019 में इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं दिया गया था अभी तक, मतलब दे नहीं पाए थे। 2006 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था, यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें जानना। 24 जुलाई 2021 में किस देश ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दे दी? गोल्डन राइस अक्सर चर्चा में रहता है, खूब प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। गोल्डन राइस के जो व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दी गई वो अभी फिलीपींस के द्वारा दी गई है। गोल्डन राइस साधारण चावल की तरह उगाया जा सकता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि ये जो चावल है इसमें बीटा कैरोटीन वैसे चावल के पौधे में पाया जाता है, इसमें बीटा कैरोटीन चावल में पाया जाता है, राइस के जो दाने होते हैं उसमें पाया जाता है। और इसमें विटामिन ए से भी भरपूर होता है। तो कई बार जब अंधेपन की शिकार चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस होती है, तो अगर वो चावल माना जा रहा है कि ये चावल यूज किया जाएगा तो वो समस्या नहीं होगी। ठीक है, और बच्चों की जानें चली जाती हैं, कई बार अंधे हो जाते हैं बच्चे बचपन से ही, तो ये सब कुपोषण इससे दूर किया जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हम लोग दिवस मना लेते हैं, शहीदों को याद कर लेते हैं, लेकिन जो चले गए, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसकी प्रतिपूर्ति हम तो कभी कर नहीं सकते। कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य बस होता है कि युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जगाएं, बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दें। अच्छी बात है, हमको इज्जत सम्मान भी करना चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 22वां वर्ष है इस बार, 22वीं जयंती मनाई गई है और मतलब ये दिवस मनाया गया है। 26 जुलाई 1999 की बात है, 2 महीने तक ये युद्ध चला था और मई से जुलाई के बीच में 60 दिनों का जो युद्ध था उसमें फिर से नियंत्रण हमारे जो जहाँ पर घुसपैठी आए थे उन क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण कर लिया गया था। ऑपरेशन विजय उसका नाम दिया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो 39वां यानी 38 पहले से थे। ये रुद्रेश्वर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। 1200 ये आप मान के चलिए 13 में 1213 में काकतीय साम्राज्य के
शासनकाल में ये बना था और इसका निर्माण एक रेचारला रुद्र था, गणपति देव जो राजा थे उनका सेनापति हुआ करता था, उसने इसको निर्मित कराया। और रामलिंगेश्वर स्वामी इस मंदिर के पीठासीन देवता हैं और इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न अगर रामप्पा मंदिर के नाम से भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। 25 जुलाई 2021 को 44वां सत्र हुआ अभी विश्व धरोहर समिति का, तो उसके सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया, रामप्पा मंदिर को भी शामिल किया गया। और कोविड-19 महामारी के कारण यूनेस्को की वर्ष 2020 की जो विश्व धरोहर समिति है उसकी बैठक नहीं आयोजित हुई थी। तो 2020 और 21 की नामांकन की चर्चा ऑनलाइन हुई थी और विश्व धरोहर जो समिति की सदस्य है चीन इस समिति का वर्तमान में अध्यक्ष है। किस देश ने फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग को लॉन्च करने की घोषणा की? विकल्प हर चीज का नहीं होता, लेकिन कोशिशें होती रहती है। विकल्प हर एक चीज का नहीं होता। आपके जीवन में भी कोई है या चला गया या आगे आएगा या जो भी है, हर एक चीज वैकल्पिक नहीं होती। कहते हैं ना कि हर चीज का विकल्प है। सेम विकल्प थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसका जैसे फेसबुक का विकल्प बहुत संघर्ष करना पड़ेगा तब निकलेगा, ऐसा बन गया है, ब्रांड बन गया, ऐसी आदत बन गई। लोगों को खाना मत दीजिए, फेसबुक दे दीजिए, एक्स्ट्रा सॉरी, फेसबुक दे दीजिए। तो जोगाजोग ये लॉन्च कर रहे हैं बांग्लादेश वाले, कह रहे हैं कि फेसबुक का विकल्प होगा, उनके देश में होगा अपना। और ये व्हाट्सएप का भी वर्जन एक लॉन्च कर रहे हैं, वो है अलापोल। अलापोन जो है ये व्हाट्सएप का विकल्प होगा, ठीक है, वर्जन नहीं, ये आप कहिए कि व्हाट्सएप का विकल्प ऑप्शन होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मंत्री वहां के जुनैद अहमद, उन्होंने ये घोषणा की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करेंगे। अगला जो प्रश्न है, गांव बूढ़ा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है? बड़ा मजेदार ये प्रश्न है, असम से ये जुड़ा हुआ है। असम में जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तो वहां पर जो लोग भी प्रधान बनते थे, तो बूढ़ा का मतलब होता है बड़ा, बूढ़ा, तो गांव के मुखिया को गांव बूढ़ा कहा जाता था। अभी जब चुनाव हुए तो कई लोग जवान लोग भी बन गए वहां पे मुखिया, अब उनको बूढ़ा कहा जाए तो बड़ा बुरा लगता है उनको, तो उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए। असम में बूढ़ा होता है, बूढ़ा कार्ड, तो उसको बदलने की बात की गई है। AERIA संशोधन विधेयक 2020-21 ने एक प्रमुख हवाई अड्डे में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को कितना बढ़ा दिया? तो ये बढ़ाया है 15 लाख तक, अभी ये सीमा थी। 15 लाख से ऊपर जो होती है, 15 लाख से ऊपर की जो संख्या होती है तभी इसको आप कहते हैं प्रमुख हवाई अड्डा। तो अभी ये सीमा 35 लाख कर दी गई है। 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए तभी उसको प्रमुख हवाई अड्डे की श्रेणी में रखा ही जाता है ना। तो 35 लाख इसको कर दिया गया है ना। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है, उसी में ये किया गया है। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग ऑटोमेटेड रूट से FDI सीमा क्या रखी गई है, लिमिट क्या है ना, लिमिट क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाएं, जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा सारी शामिल होंगी। अब तटीय जो इसमें बिजली बनाने की बात होती है वो भी शामिल होगी। 100% ऑटोमेटेड रूट से FDI की बात इसमें की गई है ना। ऑफशोर वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ में जितनी भी परियोजनाएं हैं नवीकरणीय ऊर्जा की, सब में 100% FDI किया जा सकता है, ठीक है। इसके पहले नीट भी आई थी, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल ऑफशोर वाइंड एनर्जी जो पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% FDI ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट के लिए सॉरी, क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड हुआ उसमें वॉइस नहीं आई, चलिए देखते हैं इसमें आई कि नहीं आई। डेली 30 बंद होगा कि नहीं, कल परसों तक ये डिसाइड होगा। और क्या करें हैं, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है, आप लोगों का प्यार इसे बंद नहीं करने देता है, मेरा विजन भी, लेकिन मेरा स्टाफ और हम लोग ये सब परेशान हो जाते हैं इसकी असफलता को लेके। और जो आप लोग बता रहे थे सिलेक्शन मेरे पास हैं, बहुत सारे हैं, डेली 30 के भी सिलेक्शन हैं और उनको मैं कहीं भी खड़ा कर दूं, आप रात में सोते जागते उनसे पूछ लीजिए तो वो रियल में योगदान बताएंगे, खरीदे हुए नहीं है, इंटरव्यू करा के बुलाए हुए सिलेक्शंस नहीं है ना। जो भी है वो जेन्युइन है, जो मुझसे जुड़ता है वो जेन्युइनली जुड़ता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेरी प्रॉब्लम्स होती है ना? मेरी प्रॉब्लम्स भले ही उसकी प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन आप मुझसे जुड़े हैं तो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच।